हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप SBI PO 2026 की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 70 प्लस अचीव करना प्रीलिम्स में क्या पॉसिबल है, और अगर है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी दूंगी जिससे आप सिर्फ तैयारी नहीं करें, सिलेक्शन के डायरेक्शन में तैयारी करें, ठीक है, ताकि आप अपना जो सिलेक्शन है उसके चांसेस और हाई कर पाएं। ठीक है, वन बाय वन इस वीडियो के अंदर हम किन चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि 70 प्लस अचीव करना क्या पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या सेफ स्कोर होना चाहिए SBI PO प्रीलिम्स के लिए, और फिर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे हम 70 प्लस मार्क्स जो है वो इजीली अचीव कर सकते हैं अपने रियल एग्जामिनेशन के अंदर भी, और आगे के फेज में मतलब बढ़ सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट हो सकते हैं। क्या आपके इसमें बेस्ट सोर्सेज रहेंगे जिससे आप अपनी SBI PO की प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, SBI PO की प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक बिगिनर हो और आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ई बुक्स आपको हेल्प करेंगी गाइस। इन ई बुक्स के अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर प्लस उनकी आंसर कीज अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो एग्जाम में कैसे पैटर्न और कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये कंप्लीटली फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कि हमारा जो 70 प्लस मार्क्स अचीव है वो क्या हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यस, इट इज पॉसिबल, एंड ये पॉसिबल है तभी तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इजिली अच्छा स्कोर कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर बार 70 ही कट ऑफ जाए, या 70 से नीचे जाए, या 70 से ऊपर जाए। आप सभी को पता होना चाहिए कि SBI की जो कट ऑफ है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करती हैं, और हमें ये एग्जाम के जो डिफिकल्टी लेवल, उस साल बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया, इन सारी चीज़ों पर ये चीज़ डिपेंड होती है कि उस साल कितना कट ऑफ किया। बट येस, एक टारगेट आप अपने लिए भी तैयार करके रखें कि जिससे आप अपनी एग्जाम को एक डायरेक्शन दे पाए, प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 70 प्लस अचीव करना इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले जो आपका इसमें है स्पीड और एक्यूरेसी। आपकी स्पीड कितनी अच्छी है? स्पीड ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा, जैसे क्लर्कल के पेपर में चाहिए होता है 90 प्लस अटेम्प्ट करना ही करना है, 100 तक अटेम्प्ट करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इतनी स्पीड होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आपके सामने है उसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है गाइस इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो मॉक टेस्ट की तैयारी है, या मॉक टेस्ट की जो आपके क्या स्ट्रेटजी रहती है, कितना अटेम्प्ट कर लेते हो, कैसे ट्रीट करते हो आप मॉक टेस्ट को, ये डिपेंड करता है। ये आपका काफी मतलब रोल प्ले करता है आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है कि क्या 70 प्लस अचीव करना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि कोई मैं टेस्ट दे रही हूं तो उसके क्वेश्चंस के लेवल पे भी डिपेंड होता है। कई बार मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही ज्यादा मार्क्स, या हमेशा ही मॉक टेस्ट भी अगर हम दे रहे हैं तो हमेशा ही हम ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो ही हमारा चांस बनता है, ऐसा नहीं है। अप डाउन्स आपको देखने को मिलते रहेंगे इस प्रेपरेशन के अंदर, राइट। ऐसा हम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं कभी भी, हम बस रेडी, हमें सोचने कि हम एग्जाम रेडी हैं और जो भी होगा देखा जाएगा, जब मैंने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने प्रेपरेशन के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने उतना हार्डवर्क किया है, राइट। जिसने हार्डवर्क किया होगा, जिसने अपना मतलब उतना दिया होगा उस एग्जाम में टाइम, उसे पता होगा कि उसका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो आगे के लिए भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी हो गई, एंड एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल हो गया। इस पे डिपेंड करता है कि क्या हमारा 70 प्लस अचीव हो सकता है या नहीं। ठीक है, कई बार होता है कि जो रियल एग्जाम है वो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, कई बार मॉडरेट आता है, मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से डिफिकल्ट हो जाता है। बच्चे उतना पढ़ने के लिए, या उतना टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, उतना उनमें अटेम्प्ट निकालने के लिए बहुत सारे लोग जैसे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उस डिफिकल्टी लेवल से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अब उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होता है, तो हमने जो भी अटेम्प्ट करना होगा ना, जो हो भी सकता था वो भी हमसे नहीं होता है। बहुत नर्वसनेस होती है गाइस एग्जाम में। उस नर्वसनेस को दूर भगाने के लिए कि आप ऐसी चीज से वहां जाके डील ना करो, आपको प्रिपरेशन जर्नी में ही इन सभी को सॉर्ट आउट करना होता है, इन सभी में आपको इंप्रूवमेंट लेके आनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज है। ओके,
नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या सेफ स्कोर। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा सेम सेफ स्कोर तो नहीं होगा, कभी आपका कुछ होगा, कभी आपका कुछ होगा। अगर मैं यहाँ पे 2025 के कट ऑफ के हिसाब से थोड़ा सा समझूं तो जनरल की जो 66.75 कट ऑफ थी वो आपकी यहाँ पे गई थी, ठीक है। इसका मतलब है कि 65 अबव कट ऑफ रहती है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरल की कट ऑफ जो है वो यहाँ पे 61.75 गई थी। अब गाइस ऐसा होता है कि जो आपका यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल होता है उसके हिसाब से भी एग्जाम का, उसके हिसाब से भी कट ऑफ आपकी फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, ये चीज रहता है। ऐसा भी नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट आया और कट ऑफ हाई चली गई, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिस बच्चे ने जितने जितने सबने अटेम्प्ट करेंगे उसमें से एक एवरेज आपका मिनिमम निकलता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 59.25, बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कट ऑफ दिख रही है वो 2025 के लिए दिख रही है। तो गाइज अभी जो आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट कभी भी ये नहीं रखना है कि जो मेरा कट ऑफ है उतना ही मैं टारगेट करूं। 66 है तो मैं 66 का टारगेट करूं, 59 है तो मैं 59 टारगेट करूं, नहीं। हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए जो लास्ट 2-3 ईयर्स में कट ऑफ्स गई हैं उनसे +10 मार्क्स। ये मैं इसलिए बोल रही हूं कि हम अगर इतना टारगेट करके चलेंगे तो हम आसानी से एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और हम इतना अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो +5 या +10 मार्क्स अब हमेशा कट ऑफ से ऊपर ही सोच के चलोगे, यही आपका टारगेट, मतलब यही अब आपको याद रखना है। ये कट ऑफ से +5 या +10 मार्क्स धीरे धीरे अचीव करने का ट्राई करो, इतने तक आप अपना टारगेट बना के चलो। इट विल श्योरली हेल्प यू, ठीक है, एग्जाम के डिफिकल्टी प्रेशर की वजह से भी, और ये आपको हेल्प करेगा एक गो थ्रू करने के लिए इजीली। आप जो स्कीम, जो आपके सेक्शंस हैं उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व करने के लिए, अगर आपने अपने मन में ज्यादा का टारगेट रखा हुआ है। बट ये ज्यादा का टारगेट का ऐसा नहीं कि आप जाके वहां एग्जाम में बैठे हो, पेपर आ गया डिफिकल्ट, आपने सोचा कि मेरे को तो 25 क्वेश्चन करने हैं, मेरे से तो 18 भी नहीं हो रहे हैं, तो वो प्रेशर वहां पे मत लेना, ठीक है। हो सकता है पेपर काफी डिफिकल्ट आएगा तो आप ये सोच के चलो कि बाकी भी तो हैं, बाकी भी उतना ही करेंगे, ठीक है, तो ये सोच के चलना वहां पे, ओके। बट यस, अपनी तैयारी के दिनों में थोड़ा सा इतना बना के रखिएगा, ओके। चलो नेक्स्ट, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए गाइस 70+ मार्क्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि एक होता है एक बच्चा जो बिल्कुल ही बिगिनर है, जिसने पहले एग्जाम नहीं दिया, एक होता है जिसने पहले भी एग्जाम्स दिए हैं, बैंकिंग के कुछ एग्जाम्स दिए हैं या फिर SBI PO का ही पिछले साल एग्जाम दिया है। अब जिसने पहले एग्जाम दिया है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, जिन चैप्टर्स में या जिन सब्जेक्ट्स में वो वीक है उसको कमांड कर सकते हैं, राइट। बट जो बिगिनर है उसे पहले यहाँ पे क्या करना है, उसे सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को समझना है अच्छे से, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। उसको मैं आपको इसके बाद समझाऊंगी यहाँ पे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि वो 70+ स्कोर करने के लिए अभी हमारे लिए जरूरी भी रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हम वहां से लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है अपने एग्जाम पैटर्न को कि किस तरीके का पैटर्न है, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये भी देखना है कि आप जो वो बेसिक्स है, जो आपका सिलेबस है, वो आपको बिल्कुल ऐसे पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए और आप उस बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस चैप्टर में से हर एक टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस करो, और आगे के फ्यूचर मतलब सेकंड फेज मेंस के लिए भी आप ये थोड़ा सा ध्यान देके चलो कि मेंस के लिए भी हमें ऐसे पढ़ाई करनी है, तो अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग आपको पहले से बना के रखना है। ऐसा नहीं कि स्पीड की नदी में ही बहते रहना है, नहीं, स्पीड तभी आएगी जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो, ओके। तो बेसिक्स के लिए स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको सबसे पहले सिलेबस कवर करना है, ना कि डायरेक्टली आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम रैंडमली उठ के पढ़ ले रहे हैं, कभी सुबह कभी शाम, कभी पढ़ा ही नहीं, फिर एक हफ्ता ऐसे बीत गया, आज कल 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 करते करते, है ना, ये नहीं करना है। एक रूटीन बनाइए कि इतना आप पढ़ना है, इतना आपको दिन का देना ही देना है। हो सकता है कभी एक दो आपके दिन ऐसे रहें कि जिसमें आप कम पढ़ रहे हो, बट दैट्स ओके। बट आपको नॉर्मली अपने लिए एक स्टडी रूटीन निकाल के चलना होगा। इवन इफ यू आर समवन जो वर्किंग है अभी प्रेजेंट में, फिर भी आपको एक स्टडी रूटीन बना के चलना है, बिकॉज उससे एक ट्रैक रहता है, उससे एक डायरेक्शन मिलती है हमारी तैयारी को,
और हमें यह भी पता रहता है कि इतने दिनों में मुझे इतना कवर करना है और मैं कर पाऊंगा। अगर मैं रैंडमली पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं तो मुझे क्या पता कि मैं कितने दिनों में उस चीज को कवर कर लूंगी, क्योंकि मेरा तो रैंडम ऑर्डर है ना, हमें पता ही नहीं कि कितने दिन में हम इस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए स्टडी रूटीन बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे इसमें हैबिट भी बन जाती है, और जो हैबिट में हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं वही हमारी लास्ट में एग्जाम में जाके बहुत हेल्प करता है। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज मास्टरी में आपको यह भी ध्यान देना है, स्कोरिंग सेक्शंस, स्कोरिंग चैप्टर्स हर एक सेक्शन के अंदर कौन से हैं, इंग्लिश में कौन से स्कोरिंग है, और रीजनिंग में कौन सी स्कोरिंग है, क्वांट्स में कौन सी स्कोरिंग है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो हर एक सब्जेक्ट को आप थोड़ा कैटेगरीज में बांटना स्टार्ट करें, और उसके हिसाब से उन कैटेगरीज में देखें स्कोरिंग क्या बन रहा है। और स्कोरिंग जो आपका है प्रीलिम्स के लिए, उसे तो आप तैयार करके साइड में रख दो, मतलब उसे उसमें से तो क्वेश्चन हमें पता है अटेम्प्ट एग्जाम में होगा ही होगा। ये क्या कैटेगरीज हैं गाइज, आपके पास सबसे पहले क्वांट्स में आ जाता है आपका स्पीड मैथ्स, जिसके अंदर आपके पास क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। फिर आपका आ जाता है डीआई। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है हमारे लिए यही बन जाता है प्रीलिम्स के आपके एग्जाम में, ठीक है। अरिथमेटिक भी कुछ कुछ लोग कर लेते हैं, बट काफी लोग नहीं कर पाते हैं, उतना टाइम हमारे को नहीं मिल पा रहा होता है क्वांट्स में, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपके बन जाते हैं। रीजनिंग में आपका सबसे स्कोरिंग क्या बन जाता है, आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन, आपका यहाँ पे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, ठीक है, कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, आपका छोटा वो ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन, फिर कुछ पजल्स भी आपकी शॉर्ट होती हैं, तब वहां से जाके आप स्कोरिंग कर सकते हो। बट पहले आपका यही स्कोरिंग है, इनको और अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग करके साइड में रख लो कि एग्जाम में ये आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर सॉल्व मेरे होंगे, ठीक है। फिर आपके पास क्या, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग भी लिख लो भाई, चाइनीज कोडिंग या जो भी है। इंग्लिश में, अब इंग्लिश में मेरे पास क्या, आरसी है स्कोरिंग मेरे लिए, फिलर्स मेरे लिए काफी स्कोरिंग है। मैं एरर डिटेक्शन नहीं लिखूंगी, काफी लोग उसमें गलतियां करते हैं, एक्यूरेसी नहीं आती, इसलिए मैं वो नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो आरसी हो गया, फिलर्स हो गया, मेरे पास वर्ड स्वैप वाला हो गया, काफी आसान हो जाता है। स्पेलिंग चेक वाला हो तो ज्यादातर वैसे क्लर्क में भी आता है, पर वर्ड स्वैप वाला हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला हो गया, तो आपके पास आपका पैराजम्बल वाला हो गया। तो ये काफी जो है क्वेश्चंस आपके स्कोरिंग है, और इन्हें एग्जाम में आप जरूर करते हो सॉल्व, तो इसलिए इनको पहले आप स्ट्रॉन्ग बना के रखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैटेगरी बना दी, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको ये पता रहेगा कि मेरा स्कोरिंग सेक्शन तो हो चुका है तैयार, फिर मुझे जाना है मॉडरेट सेक्शन पे, जहां पे मैं थोड़ा यहाँ पे गलतियां करता हूँ या फिर मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, बट मुझे इसकी जरूरत जरूर है, राइट। तो एग्जाम के लिए उसको रेडी करिए फिर, ठीक है। तो आपका जो प्रैक्टिस है वो कहां तक जानी चाहिए, कैसे मतलब प्रैक्टिस तो करनी है मैम, बहुत प्रैक्टिस करनी है, बट क्या कर रहे हैं हम उस प्रैक्टिस से। हर कोई बोलता है एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस, राइट, इतना करो, बट उसमें आपको इतना प्रैक्टिस करना है गाइस कि सिर्फ देखते ही, जैसे आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसे आप देख रहे हो तो उसे आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्विकली, राइट। आपको ये पता है कि इसमें करना क्या है, ठीक है, और आप वो जल्दी कर पा रहे हो, तो वहां तक की प्रैक्टिस आपको चाहिए। अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए हो आप, तो प्रैक्टिस सफल नहीं हुई है, आप और करो। बस यही एक लास्ट कंक्लूजन है कि आप प्रैक्टिस तब तक करो कि आप जब तक उस क्वेश्चन को इजीली या उस टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते किसी भी टेस्ट के अंदर, नॉट डायरेक्टली, विदाउट एनी टाइमर नहीं, विदाउट नो टाइमर, ऐसा नहीं, ठीक है, विद टाइमर। अगर आप उसको क्विकली अटेम्प्ट अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हो, आपने उसको स्ट्रॉन्ग बना लिया, और प्रैक्टिस आपकी यहां तक होनी चाहिए, ओके। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यहां पे आपको स्पीड बिल्ड करनी है, पहले से नहीं तैयार हो जाना है स्पीड पे, आपको धीरे 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 एक साइकिल चलेगा जिसमें आपको स्पीड बिल्ड करनी है, ठीक है। पहले आप क्या करो, स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे विदाउट टाइमर करें, कुछ नहीं है ना। जो आपने अपना क्वांट सेक्शन के लिए सपोज 2 आवर्स का स्टडी टाइम दे रखा है, उसमें आप आराम से उस चैप्टर को कवर करो, ठीक है। पर जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ चुके, एक बार की प्रैक्टिस हो चुकी है उस चैप्टर की, पढ़ चुके आप बेसिक्स, अब उसमें जब आप एक बार आगे बढ़ रहे हो तो फिर टाइमर के साथ स्टार्ट कर दिया करें, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बनती रहेगी। पहले पहले बहुत मुश्किलें जरूर आएगी, आपको बहुत तकलीफ भी होगी कि भाई नहीं हो पा रहा है, जल्दी नहीं हो पा रहा है, डर भी लगेगा, फिर धीरे धीरे वो डर वाला फेज भी आएगा, फिर वो डर वाले फेज से आप ओवरकम कर जाओगे,
ठीक है, तो वहां तक का वेट करना है और आपको काम करना है। तो रिड्यूस टाइम पर क्वेश्चन, ठीक है, पर क्वेश्चन ये आपको एनालाइज भी करते रहना है कि पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम लग रहा है। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट एनालाइजिंग ऑफ द मॉक टेस्ट। इसलिए आपको पर क्वेश्चन को भी देखना पड़ता है, तो विदाउट लूजिंग एक्यूरेसी, क्योंकि हम क्वेश्चन तो 5 मिनट में 5 सेकेंड में मैंने सॉल्व कर दिया, बट मेरा वो गलत हो गया जाके, या फिर 5 सेट था, एक जाके गलत हो गया, मेरे 1 मार्क्स निकल गए वहां से। ठीक है, तो ये नहीं करना है। आफ्टर बेसिक्स, अब आपके बेसिक्स जब कुछ टाइम में कवर हो जाएंगे, 1 मंथ के टाइम पीरियड के बाद तक, 2 मंथ के टाइम पीरियड के बाद, जब आपने टाइम लिया जितना, उसके बाद आपके बेसिक्स कवर हो गए, फिर आपको मॉक टेस्ट थोड़ा देने हैं। अब बेसिक्स भी ऐसा नहीं कि पूरा 100% सिलेबस कवर करने पे रहो, 70% अगर सिलेबस कवर हो चुका है आपका कंप्लीट प्रीलिम्स का, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर पा रहे हो, तो भले ही आपके मार्क्स 30 आए 100 में से प्रीलिम्स में, पर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। तो स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट देना फुल लेंथ वाले। सेक्शनल वाला तो अलग से है, वो तो आपके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन में हो गया ना, बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट कर देने हैं। स्टार्टिंग में आप 2-3 मॉक्स दीजिए पर वीक, क्योंकि थोड़ा एनालाइज करने में, फिर प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 2-3 मॉक्स पर वीक देते रहिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास आ जाए, नोटिफिकेशन जब आ जाए, तो आफ्टर नोटिफिकेशन, क्या कहा मैंने, आफ्टर नोटिफिकेशन इस नंबर को इंक्रीज करके, इस नंबर को धीरे धीरे फिर आप डेली करें। डेली 1 मॉक टेस्ट आपको देना है। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी कट ऑफ 50-40, मतलब जिसके मार्क्स जो है वो कम रह रहे हैं, तो आपका इसका मतलब है सब्जेक्ट वाइज नॉलेज कम है, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कम है, तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट से ज्यादा जरूरत है सेक्शन वाइज स्ट्रॉन्ग बनने की। तो आप कुछ टाइम का पॉज लेके फिर सेक्शन वाइज थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, ये चीज करके एक बार जरूर देखें। तो आपने क्या करना है, पहले पहले कम दो, फिर धीरे धीरे इनका नंबर इंक्रीज करके डेली डेली आफ्टर नोटिफिकेशन जब आपको हो जाए, उसके बाद आप डेली 1 मॉक टेस्ट जरूर देना, बट एनालाइज जरूर करना। हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए आपको अपनी जो मिस्टेक्स है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिस्टेक्स देखना, कहाँ पे आपने क्वेश्चन रॉन्ग किए, रॉन्ग क्वेश्चन देखिए और वो रॉन्ग क्यों हुए हैं उसको जानिएगा। आइडेंटिफाई करिए अपने वीक एरियाज को, बार बार क्या वही वीक एरियाज निकल रहे हैं, और उन वीक एरियाज पे काम करिए। अलग से जाके उस टॉपिक को पकड़िए, उठाइए और कुछ ना कुछ वहां से जरूर सॉल्व करिए। हो सकता है आप 100% वहां पे स्ट्रॉन्ग ना बने, बट 50% ऊपर तो जरूर आएंगे, ये श्योर है। रिजॉल्व करने हैं आपने अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम में आप ये चीज दोहराओगे नहीं, ये चीज आप बार बार नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपनी स्ट्रेटेजी में रखना है, अपनी तैयारी में रखना है। सो आई होप गाइज ये 1 by 1 आपको इजिली समझ में आ गया होगा, एंड नाउ यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, जो मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो आपके 3 सेक्शन है, यहाँ पे है इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। अब क्या हो गया है कि 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और क्वांट्स के हैं, और 40 क्वेश्चन आपके क्या हैं, इंग्लिश के हैं। तो इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चन हैं, और इंग्लिश में इसका मतलब ज्यादा स्कोरिंग बन चुका है, बट यहाँ पे बच्चे स्कोरिंग एक्यूरेसी नहीं लेके आ पाते। इसलिए पहला आपका यही होना चाहिए इंग्लिश के लिए कि आपको एक्यूरेसी लेके आनी है। आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट एटलीस्ट ट्राई करें कि आपकी 1 या 2 से गलतियां ज्यादा ना हो। अगर 7 गलतियां, 8 गलतियां, 10 गलतियां आ रही हैं इंग्लिश के सेक्शन में, तो इसका मतलब आप ना कुछ वहां पे गलतियां कर रहे हो, उन्हें सुधारें। ठीक है, क्वांट्स थोड़ा डिफिकल्ट रखता है काफी बच्चों को, तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होता है, बट आप ट्राई करें एटलीस्ट 20, 18 या 15 से ऊपर ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। रीजनिंग में काफी बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट एग्जाम के दिन ये थोड़ा हमारे लिए धोखा बन जाता है। कई बार रीजनिंग थोड़ा सा हम सोच के आए थे कि रीजनिंग में अपना सारा अटेम्प्ट निकाल लेंगे, क्वेश्चन निकाल लेंगे, बट यही हमें धोखा दे देता है कई बार। मतलब अच्छा सेक्शन आता है, बट कई बार आपको डिफिकल्टी वहां पे फेस करने को मिल सकती है, तो उस चीज के लिए भी रेडी रहिएगा। तो एटलीस्ट आप यहाँ पे 20+ तो टारगेट कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम के अंदर। और अगर डिफिकल्ट भी आता है तो उसमें भी अपना धैर्य मत खोइएगा, डिमोटिवेट नहीं होइएगा, और ये सरप्राइज सबको मिल रहा होगा, हर एक स्टूडेंट को सरप्राइज मिल रहा होगा, तो वहां पे आप तैयार रहिएगा। ठीक है, तो फिर भी आप क्वेश्चन यहाँ से ट्राई करो, अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, तो इस पूरे 100 मार्क्स से मुझे कट ऑफ का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि यहाँ पे प्रीलिम के एग्जाम में, मेंस में है, बट प्रीलिम्स के एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इस पॉइंट को याद रखें, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आप इन तीनों में से जिस भी सब्जेक्ट में ज्यादा स्ट्रांग हो, वहां से आप ओवरऑल स्कोर में हेल्प ले सकते हो। कितनी अच्छी बात है ये, ठीक है।
सेक्शन वाइज टाइमिंग तो है ही और टोटल 1 आवर का टाइम है, पता भी नहीं चलता कब ये पूरा टाइम गुजरा है। बेस्ट सोर्सेज कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो? अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तब अलग है, अगर आप एक पहले भी एग्जाम दे चुके हो तो आपको डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहीं पे आप वीक हो तो उनकी वीडियोस देख लो फ्री यूट्यूब पे, ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे आपके पास फ्री वीडियोस या फ्री मटेरियल, आप, मैं यहाँ पे पूरा नेम लिख लेती हूँ, फ्री मटेरियल ही बोल देती हूँ, ठीक है, उससे आप यहाँ पे कर सकते हो अपनी तैयारी को। या फिर आप यहाँ पे कोई पेड कोर्स ले सकते हो जो एक बिगिनर के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। बट बेसिकली मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि दोनों आप ऑनलाइन ही कवर करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो हमारा कहाँ आता है, हमारा आता है ऑनलाइन, है ना, कंप्यूटर पे आता है। तो आपके जो बुक्स वगैरह में भी जो सिलेबस भी होता है वो थोड़ा सा अपडेटेड भी नहीं होता हमारा, हमें काफी टॉपिक्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे बेसिकली। अब अल्फान्यूमेरिक सीरीज लगा लो, आपको काफी बुक्स में नहीं मिलने वाला है वो, ठीक है। जो डेडिकेटेड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए किताब होगी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, हो सकता है उसमें मिले, पर ऐसा आपको क्या करना है कि आपके लिए ज्यादा फिजिबल ऑनलाइन मटेरियल रहते हैं। अब वो आप फ्री देख लें, पेड देख लें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए पेड भी काफी वर्क करता है, बिकॉज वहां आपको एक सीक्वेंस वाइज में चैप्टर मिलेगा, डेली रूटीन मिलेगा, आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेगी, तो आपको बहुत जगह फिरने की जरूरत नहीं होती है। दोनों में ये चीज आपका फर्क होता है, ठीक है। दोनों मैंने आपको समझा दिया कि जो अगर बिगनर नहीं है तो वो आराम से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका एक फ्री यूट्यूब वीडियोस के लिए आप इनको कंसिडर कर सकते हो गाइस। ये आपके SBI PO 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें आपकी ऐड होती जा रही है डिफरेंट वीडियोस धीरे धीरे। तो ये वीकली 1 वीडियोस आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलती हैं, ओके। एंड यहाँ पे अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको आप कंसिडर कर सकते हो, ये कंप्लीटली फ्री है। इस चैनल पर और भी काफी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिससे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको मैं पेड का बताऊं तो आप यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स महापैक कोर्स कंसिडर कर सकते हो गाइज। इसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटरव्यू तक की सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, पूरा गाइडेंस आपको इंटरव्यू तक का यहाँ पे अवेलेबल होता है, जिसके अंदर आपके ये सारे ही डिलीवरेबल्स मिल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस उनके टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, प्रीलिम से लेकर मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस की, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। मेंटर सपोर्ट आपको कंप्लीटली यहाँ पे मिलता है थ्रू आउट दिस सीरीज, थ्रू आउट दिस कोर्स। आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, डायरेक्टली कोई बात करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बैंक एग्जाम महापैक, इसको आप एक बार कंसिडर जरूर करें। इसमें डेमो लेक्चर्स भी हैं गाइस, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो एक बार, एंड देन यू कैन डिसाइड, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप edutab.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। वेबसाइट आप विजिट करोगे तो लेट मी शो यू कि आपको किस तरीके से जाना है। ये edutab.in वेबसाइट है, कोर्सेज पर जाकर बैंकिंग कोर्सेज बस आपको चूज करना होता है। यहाँ पे आप चूज करोगे, आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, आपको यहाँ पे नो मोर पे जाके डेमो लेक्चर भी मिल जाएंगे, कंप्लीटली फ्री हैं। आरबीआई के लिए भी तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको 2 सेपरेट कोर्सेज की जरूरत नहीं है, फिर आपको एक कॉम्बो कोर्स लेने की जरूरत है बस, और ये दोनों ही चीजें आपको इसी के अंदर अवेलेबल होगी। आरबीआई का उसके अंदर आपको ग्रेड बी का फेज 1 प्लस फेज 2 अवेलेबल होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी।